नमस्कार प्यारे साथियों। तो हमारा पहला पाठ जो था सत्ता की साझेदारी क्लास 10th के सोशल साइंस की राजनीति की जो बुक है उसका वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात करने वाले हैं पाठ 2 के बारे में। तो आज हमारा पाठ 2 चालू होने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को शुरुआत से देखेंगे और पूरी वीडियो देखें। ठीक है, आपका 1-2 दिन में ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा जिसका नाम है बेटा संघवाद। ठीक है, संघवाद। तो शुरुआत करते हैं हम। आखिर संघवाद है क्या? संघवाद क्या है? तो संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अच्छी से समझा देता हूं। यानी बेटा जो संघवाद होता है ना, संघवाद, तो भारत में क्या है, संघवाद है, यानी भारत भी एक संघ है। ठीक है, संघवाद में क्या होता है बेटा, जो शक्तियां होती हैं ना उसको बांट दिया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो जो संघ होगा ना, जो देश संघ होगा बेटा, या जिस देश में संघवाद होगा वहां पर शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, दो शब्द होते हैं, एक होता है एकात्मक और एक होता है बेटा संघात्मक, या कह सकते हैं दो सरकारें होती हैं, दो प्रकार की सरकारें। एक होती है एकात्मक और दूसरी हो जाती है संघात्मक। आखिर अंतर क्या है इन दोनों में, एकात्मक और संघात्मक? अगर आपको ये अंतर पता चल गया तो आपको संघवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा जो एकात्मक सरकार होती है, जिस देश में भी एकात्मक सरकार होगी वहां जो शक्तियां होंगी ना, वो सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास होंगी। किसके पास होंगी बेटा? केंद्र के पास। यानी केंद्र का मतलब क्या हो जाता है, तो जो भी यानी कह सकते हैं, जैसे मान लो भारत में केंद्र कौन सा है, यानी केंद्र सरकार कौन सी है, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसे केंद्र सरकार कहते हैं। जो जो पूरे देश के लिए बनती है वो इसे केंद्र सरकार कहते हैं। तो जहां एकात्मक सरकार होगी, एकात्मक शासन प्रणाली होगी, वहां पर सारी शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास। यानी राज्यों के पास कोई भी शक्ति नहीं होगी। राज्य होंगे वो केंद्र के क्या होंगे? अधीन होंगे। लेकिन जहां पे बेटा संघात्मक शासन प्रणाली होगी वहां शक्तियों को बांट दिया जाएगा केंद्र और राज्यों में। जहां संघात्मक होगी बेटा वहां पर शक्तियां कैसे बांट दी जाएंगी? केंद्र और राज्यों में। तथा कह सकते हैं थोड़ी बहुत शक्तियां स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं। ठीक है, स्थानीय सरकार भी अधीन रहते हैं राज्यों के। ठीक है, लेकिन पावरफुल तो केंद्र ही है, इसमें भी पावरफुल केंद्र है, यानी ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ शक्तियां राज्यों के पास बांट दी जाती हैं। तो बेटा संघवाद क्या हो जाएगा? तो संघवाद ऐसी प्रणाली है, शासन की, सरकार की ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो संघवाद। एकात्मक का क्या उदाहरण है बेटा? तो याद रखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है बेटा, इसलिए ब्रिटेन में सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। भारत में संघात्मक है। भारत में बेटा क्या है? भारत में संघात्मक है, यानी भारत एक संघीय देश है, इसलिए यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दी गई हैं। ठीक है, तो संघवाद आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखा है? वैसे ही लिखा है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखें। तो संघीय शासन व्यवस्था, देखो, एक एकात्मक शासन व्यवस्था है, एक संघीय। एकात्मक का मतलब है सिर्फ एक ही सरकार, एक ही प्रकार की सरकार, जैसे कि केंद्र सरकार। संघीय शासन में बेटा केंद्र और राज्य दोनों हो जाती हैं, साथ साथ कह सकते हैं सामुदायिक यानी स्थानीय सरकार भी हो जाती है, जैसे कि ग्राम पंचायत हो जाएगी। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। फिर राज्य या प्रांत के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। यानी कि
संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक तो पूरे देश के लिए होती हैं, जिसे अपन संघ सरकार कहते हैं या उसे ही केंद्र सरकार कह देते हैं। और दूसरे बेटा राज्य स्तर पर होती हैं, जिन्हें अपन राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है। संघ सरकार क्यों बनाई जाती, तो इसके जो महत्व रहते हैं, कौन से कामों करती है, जो राष्ट्रीय महत्व के काम है वो संघ सरकार देखती है, और जो दैनिक काम होते हैं, दैनिक कामकाज, वो राज्य सरकार देखती है। ठीक है। तो अब अपन इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि आखिर संघीय शासन व्यवस्था की बेटा विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं देखते हैं, तो विशेषताओं में लिखा हुआ है पहला कि संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, यानी कि एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। कौन से में बेटा, संघीय में। एकात्मक में एक ही रहती है, याद रखेंगे। अब देखते हैं अलग अलग समूह की सरकारें एक ही नागरिक पर कार्य करती हैं, परंतु कानून, ये संपर्क नहीं होगा बेटा, गलत है यहाँ पर, संपर्क की जगह एक ही नागरिक समूह पर होगा। ठीक है, यानी एक ही नागरिक, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आपका जो संपर्क लिखा हुआ ना, जो संपर्क की जगह होगा नागरिक समूह पर, एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये लाइन आपको समझा देता हूं मैं कि ये लाइन कहना क्या चाहती है। यानी अलग अलग समूह की सरकारें हैं ना बेटा, अलग अलग समूह का मतलब क्या है, जैसे कि संघ सरकार, संघ तो केंद्र ही होता है, संघ और केंद्र एक ही चीज होती है। ठीक है, संघ सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, तो ये बेटा दोनों अलग अलग समूह की है। संघ सरकार कौन सी होती है, जो पूरे देश के लिए बनाई जाती है, और राज्य सरकार कौन सी होती है, जो सिर्फ राज्य के लिए बनाई जाती है। संघ सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह आते हैं, और राज्य सरकार में बेटा राज्यपाल और मुख्यमंत्री आते हैं। ठीक है, तो संघ सरकार, जैसे मान लीजिए मैं हूं या फिर कोई भी इंसान है, गोलू नाम का इंसान है कोई, तो बेटा गोलू के लिए कानून संघ सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती हैं। यानी दोनों स्तर की सरकारें या दोनों समूह की सरकारें एक ही नागरिक पर कार्य करती हैं। ठीक है, दोनों सरकार बनाएंगी तो एक ही नागरिक पर बना सकते हैं। जैसे राज्य सरकार मान लो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कानून बनाए, ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश के लिए होगा, लेकिन संघ सरकार अगर कानून बनाएगी पूरे देश के लिए, तब भी तो उसी के लिए कानून बनेगा। तो दोनों प्रकार की सरकारें एक ही व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर सकती हैं बेटा। लेकिन क्या होता है, संघ सरकार के कुछ काम अलग हो जाते हैं, राज्य सरकार के काम कुछ अलग हो जाते हैं। यानी कर वसूलने के काम ऐसा दिया गया है कि कौन कौन से टैक्स संघ सरकार वसूलेगी और कौन से टैक्स राज्य सरकार वसूलेगी। जैसे कि टोल टैक्स होता है जो सड़क पे लगता है, वो बेटा राज्य सरकार वसूलती है। ठीक है, सीमा शुल्क वगैरह टैक्स जो होते हैं वो संघ सरकार वसूलती हैं। तो यानी काम तो ये दोनों सरकारें एक ही व्यक्ति पर करती हैं, यानी अलग अलग समूह की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं, लेकिन कानून बनाने का काम अलग अलग है इनका, कर वसूलने का काम अलग है इनका, और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी प्रशासन का मतलब है कि राज्य सरकार एक ही राज्य पर शासन करेगी और केंद्र सरकार पूरे देश पर। ठीक है, तो अपना अपना अधिकार क्षेत्र इनका अलग अलग है, कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन का, लेकिन एक ही नागरिक समूह पर कार्य करेगी बेटा। जो नागरिक राज्य सरकार काम करेगी जिस नागरिकों पे, उसी पे तो केंद्र सरकार करेगी। क्या केंद्र सरकार बांग्लादेश के नागरिकों पे काम थोड़ी करेगी तो भारत के नागरिकों पे ही। तो अगर देखिए अपन तीसरा क्या फैक्ट है, तो इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं उनके प्रयोग की लिखित विवेचना है, अतः ये दोनों में गलतफहमी और असहमति उत्पन्न नहीं होने देता। यानी क्या है, जो भी संघ शासन होता है, यानी अपन संघीय प्रणाली की विशेषता देख रहे हैं, जो भी संघ रहेगा या जो भी संघीय व्यवस्था रहेगी जिस देश में भी, वहां पर संविधान में लिखा रहता है कि कौन कौन सी शक्तियां केंद्र को दी गई हैं और कौन सी शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं। जब ये लिखित रहता है ना, तो इसलिए न तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगी, ना राज्य सरकार केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर पाएगी। लिखा हुआ है पहले से कि कौन कौन सी शक्तियों पर काम कौन करेगा, जिससे क्या होगा, इन दोनों में गलतफहमी नहीं होगी और असहमति भी नहीं होगी। ठीक है, अगला है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों को सहमति से ही हो सकते हैं। यानी जो भी बेटा संघ रहेगा ना, मैं बताता हूँ, जो भी संघीय शासन रहती है, इसकी विशेषता ये भी है कि मान लीजिए अगर संविधान में संशोधन करना है,
संविधान में बेटा क्या करना है, संशोधन करना है। संविधान में संशोधन क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अभी जो एज कह सकते हैं, जैसे कि कोई एग्ज़ाम हो, मान लीजिए उस एग्ज़ाम में ये कहा गया है कि अधिकतम एज 25 होनी चाहिए। 25 साल से अगर ज़्यादा हो जाता है किसी का, उम्र उम्र ज़्यादा हो जाती है किसी की, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। अब इसमें संशोधन करना, कोई भी मान लो कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए बेटा संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों का महत्व होता है। संघ सरकार अगर बना दे, संघ सरकार अकेले कानून नहीं बना सकती है, राज्य सरकार की भी क्या है, स्वीकृति। अब ऐसे काम में तो संघ सरकार कर भी सकती है मान लीजिए, लेकिन संविधान जब संशोधन करना पड़ता है ना, तो संविधान संशोधन बेटा ऐसा ही नहीं हो जाता है। संविधान में संशोधन तभी होता है, संविधान में संशोधन कब होगा बेटा, जब लोकसभा राज्यसभा, देखो लोकसभा कोई भी बात जैसे मान लो पहले क्या होता है बेटा, विधेयक पारित करना पड़ता है। अगर ये विधेयक लोकसभा स्वीकार कर ले, राज्यसभा स्वीकार कर ले और फिर राष्ट्रपति स्वीकार कर ले, राष्ट्रपति इस पर साइन कर दे, तो ये कानून बन जाता है। तो विधेयक को लोकसभा को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा को भी स्वीकार करना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं पहले राज्यसभा स्वीकार कर ले फिर लोकसभा, यानी दोनों सदन को स्वीकार करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। उसके बाद ही बेटा अगर कह सकते हैं अपन, अगर संविधान संशोधन है तो इसमें आधे राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए, आधे राज्यों की स्वीकृति, तभी ये बिल पारित हो पाएगा, तभी ये कानून बन पाएगा बेटा। आधे राज्यों की स्वीकृति तब राष्ट्रपति के साइन, यानी आधे राज्यों की स्वीकृति का मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो केंद्र से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर राज्यों की भी भूमिका है। तो ये संघीय शासन की प्रणाली यानी एक विशेषता है। यानी अगर संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार में बेटा संशोधन करना है, मौलिक अधिकार को छीनना है, तो केंद्र अकेला नहीं कर पाएगा, राज्य सरकार की भी भूमिका रहेगी, आधे राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। आगे लिखा है बेटा, एक और विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था की, कि वो ये है कि अगर कोई भी संघ है, यानी भारत एक संघ है, तो भारत में बेटा जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र। अगर स्वतंत्र होगी तभी तो बेटा सरकार के खिलाफ वो न्याय कर सकती है, वरना सरकार के क्या होगी, चापलूसी करेगी। तो बेटा संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। न्यायपालिका को सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा न्यायपालिका ही करती है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जिससे क्या है वो न्याय अच्छे से कर सके, सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं बेटा, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। यानी अगर अपन बात करें कि जो टैक्स आता है ना, टैक्स, तो टैक्स बेटा कौन सा टैक्स कौन सा राज्य मतलब कौन सी सरकार वसूलेगी, कौन सा टैक्स कौन सी सरकार वसूलेगी, ये भी अलग अलग है। ठीक है, तो आगे देखें संघीय शासन की विशेषताएं, जो नोट है शॉर्टकट में लिखा है कि दो स्तर की सरकार है, यानी केंद्र और प्रांत, अलग अलग अधिकार क्षेत्र है सभी के। ठीक है, करेंगे काम एक ही नागरिक पर, लेकिन क्षेत्र अलग अलग है, कर वसूलने का क्षेत्र अलग है। लिखित संविधान तथा शक्तियां, यानी संविधान कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए संघीय शासन व्यवस्था में, और अलग अलग राजस्व स्रोत होने चाहिए, यानी टैक्स का जो स्रोत है ना वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे अपन पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक की स्थापना के दो प्रमुख तरीकों का वर्णन कीजिए। तो बेटा दो प्रकार के संघात्मक की स्थापना होती है, एक अमेरिका में है, एक भारत में है। तो बेटा भारत में अमेरिका में अंतर क्या है वो तो देख लेते हैं। तो बेटा संघ भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो संघ में एक तो होता है बेटा फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन, और दूसरा होता है बेटा यूनियन। दोनों का अर्थ संघ है, दोनों का अर्थ क्या है बेटा, संघ है, दोनों का अर्थ क्या है, संघ है। अब भारत फेडरेशन नहीं है, भारत बेटा क्या है, भारत है यूनियन, भारत क्या है, यूनियन। फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन जो संघ होता है ना, वहां पर जितने भी राज्य होते हैं ना, ये राज्य बेटा एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आके एक देश बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ आके एक देश बना रहे हैं। यानी ये राज्यों के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, ये जब चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है,
यानी एक तरह से समझौता करके इन्होंने एक देश बनाया है, संघ बनाया है। तो अमेरिका में ऐसा मिलता है कि अमेरिका में फेडरेशन है बेटा, यहाँ पर राज्यों के पास बहुत ज़्यादा ताकत है और राज्यों को मिला के संघ बनाया गया है, ठीक है। लेकिन भारत एक यूनियन है, यानी सभी राज्यों को जोड़कर एक देश बनाया गया, सभी राज्यों को। यहाँ पे राज्य अलग नहीं हो सकता, राज्यों के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है बेटा, केंद्र के पास पावर ज़्यादा है और यहाँ पर राज्यों के पास पावर बहुत ज़्यादा है संघ में, ठीक है, फेडरेशन में। तो दो प्रकार के ये होते हैं कि एक तो है बेटा साथ आकर संघ बनाना, एक है साथ लेकर चलने वाले संघ। तो साथ आकर बने संघ के अंतर्गत दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। यहाँ राष्ट्र का मतलब राज्य हो सकता है। इसके अंतर्गत सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यानी इसके अंतर्गत क्या होते हैं, सभी जो स्वतंत्र राज्य है ना, उनकी सत्ता एक समान होती है, उनके पास समान अधिकार है, समान शक्ति है। दूसरा है साथ लेकर चलने वाले संघ। इसके अंतर्गत एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, जैसे भारत, स्पेन और बेल्जियम। यहाँ पर साथ लेकर चलने वाले संघ हैं, दोनों संघ हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, साथ आकर संघ बनाना में ये हो जाता है कि बहुत सारे राज्य एक बड़ा सा देश बनाते हैं, और साथ लेकर चलने वाले संघ में होता है कि एक बहुत बड़ा देश जो होता है वो छोटे छोटे राज्यों का गठन कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। वह छोटे छोटे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, उनके पास ताकत केंद्र से ज़्यादा नहीं होती है साथ लेकर चलने वाले संघ में, ठीक है। देखिए भारत में केंद्र के पास ज़्यादा ताकत है, राज्यों के पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। अब ये बेटा भारत एक संघीय देश है, तो इसका उदाहरण देकर इसको समझाइए कि भारत संघीय देश है तो क्यों है, क्या भारत के पास ऐसी विशेषताएं हैं जो संघीय देशों के पास होनी चाहिए। तो बेटा भारत एक संघीय देश है, इसे निम्न विशेषताओं से समझा जा सकता है कि पहला तो सत्ता का विभाजन भारत में भी है, जो कि संघ की विशेषता है। तो भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में ऐसा लिखना, भारतीय संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। भारत में संघीय व्यवस्था की तरह इन तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब बेटा मैं बताता हूँ। यानी कि पहला भारत में विशेषता है संघ की, यानी सत्ता का विभाजन है भारत में, सत्ता का विभाजन। यानी शुरुआत में अपन देखेंगे ना मूल संविधान की, या मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कहा गया था कि जो सत्ता है बेटा वो केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी जाएगी। लेकिन सन 1991 में बेटा 1991 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके जो स्थानीय सरकारें होती है ना, उन स्थानीय सरकारों को भी संवैधानिक बना दिया गया था, जिनमें नगर निगम और क्या कह सकते हैं नगर पालिकाएं और बेटा क्या आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं। तो भारत में सत्ता का विभाजन किया गया है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में, लेकिन ये केंद्र के पास ज़्यादा ताकत रहती है। तो पहला तो अपन को पता चल गया है कि भारत में सत्ता का विभाजन है, इसलिए भारत एक संघीय देश है। दूसरा क्या है, भारत में शक्तियों का भी विभाजन है, यानी संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब इन शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो बेटा याद रखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। और 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूची बनाई गई हैं, तो एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। बेटा संघ सूची वो सूची है जिसमें आने वाले जितने विषय हैं ना उन पर कानून जो बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची वह विषय है जिसमें आने वाले विषयों पर कानून बनाती है राज्य सरकार। और समवर्ती सूची वह विषय है जिसमें आने वाले विषयों पर कानून जो बनाती है राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। समवर्ती में दोनों बना सकती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर बेटा केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। तो ये भी शक्तियों का विभाजन भी है भारत में। भारत में बेटा शक्तिशाली न्यायपालिका भी है, कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत में स्थापित न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी किसी का पक्ष नहीं लेती है कि सरकार का पक्ष ले ले। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। यानी मान लीजिए अगर ऐसा कुछ विवाद हो जाता है कि शक्तियों के बंटवारे के संबंध में, केंद्र सरकार कहता है कि मेरी शक्ति है ये तो, और राज्य सरकार कहता है कि ये तो मेरी है शक्ति क्योंकि संविधान में लिखा है। तो अगर ऐसा विवाद होता है तो न्यायपालिका उस पर न्याय देती है, वो संविधान के तहत न्याय देती है न्यायपालिका, ठीक है। आगे है सरकार के दोनों स्तरों की सहमति। बेटा संघीय सरकार के अंतर्गत संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर के सरकारों
की सहमति से हो सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है, किसी में भी परिवर्तन करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो एक स्तर की सरकार नहीं बदल पाएगी उसे। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होते हैं। तो ऐसी सब व्यवस्थाएं भारत में है, इसलिए कहा जाता है भारत एक संघीय देश है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, समझाइए। केंद्र तथा राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है? तो कैसे किया गया है, तो अभी अपन देखेंगे शक्तियों का बंटवारा। मैंने कहा था कि बेटे भारत की अनुसूची 7 में है, 7वीं अनुसूची में है, और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, वो अपन पढ़ लेते हैं। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में लिखित है। ठीक है, टोटल 12 अनुसूची है बेटा संविधान में, जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों के बंटवारा के बारे में लिखा हुआ है। इसके लिए संघ, राज्य और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। यानी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची मतलब, तो संघ सूची में शामिल विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यानी संघ सूची में जितने भी विषय आएंगे ना, उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, परमाणु, अंतरिक्ष जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय इसमें आते हैं। ठीक है, संघ सूची में। अब याद कैसे करना है इसको, तो मैं आपको याद करने के भी कुछ तरीके बता देता हूँ। ठीक है, याद करने का तरीका क्या रहेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मिट जा। तो याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि संघ सूची में, तो पहले तो याद रखना है संघ सूची में जो भी विषय आते हैं केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, कौन कौन से विषय आते हैं, तो ये बताइए। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब अपन जानते हैं बेटा कि जो भी मिलिट्री है बेटा, आर्मी है, आर्मी के बारे में राज्य सूची, तो राज्य सरकार तो कानून बनाएगी नहीं, तो कौन बनाएगा? रक्षा की बात जैसे ही आएगी ना, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। बड़ी सरकार है ना, तो केंद्र सरकार। दूसरी बात बेटा, विदेशी मामले, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या झारखंड विदेशी मामलों पर कानून बना सकते हैं? नहीं बना सकते, वो तो देश बनाएगा। तो बेटा देश में कौन सी सरकार है, देश के लिए कौन सी सरकार बनती है? तो केंद्र सरकार। तो बेटा विदेशी मामलों में भी कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। विदेशी मामले 2 हो गया। तीसरा देखते हैं बैंकिंग। तो बेटा बैंकिंग के बारे में राज्य सरकार कानून नहीं बनाती है। जैसे कि पता है अपन को भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग कौन सी है? बैंक कौन सी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फिर बैंकिंग है, कोई भी अगर कानून बनाना है तो संघ सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है। चौथी है संचार और मुद्रा। संचार और मुद्रा, तो ये संचार और मुद्रा से संबंधित जो भी कानून होंगे ना, वो भी कौन बनाए? केंद्र सरकार। तो संचार है, मुद्राएं हैं, ठीक है, कम्युनिकेशंस हैं बेटा, तो इनके विषय में कानून कौन बनाएगी बेटा? केंद्र सरकार। परमाणु, परमाणु अपन को पता है, परमाणु बेटा राज्य की ताकत तो है नहीं कि राज्य ये कानून बना दे परमाणु के संबंध में, तो परमाणु के संबंध में भी कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बेटा अंतरिक्ष के संबंध में भी कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, राज्य तो बनाएगा नहीं। अब अपन देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपना जो रहेगा राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। तो राज्य सूची के विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। ठीक है, यानी पुलिस, तो बेटा पता है अपन को पुलिस अलग अलग राज्यों की रहती है, ऐसे याद रख लेंगे। तो यूपी पुलिस अलग होती है, एमपी पुलिस अलग होती है, तो याद रखेंगे एमपी पुलिस के लिए कानून एमपी बनाएगी और यूपी पुलिस के लिए कानून यूपी बनाएगी। व्यापार याद रखें, तो व्यापार जो भी होता है आंतरिक व्यापार, उस पर भी कानून कौन बनाता है? राज्य बनाते हैं। ठीक है, वाणिज्य, वाणिज्य की भी बात करें, वाणिज्य और व्यापार को आप दोनों को इकट्ठा याद रख लें, वाणिज्य एवं व्यापार दोनों पर कानून कौन बनाता है? राज्य। कृषि, तो कृषि बेटा अलग अलग राज्यों में कृषि अलग अलग होती है। जैसे कि पंजाब में, पंजाब राज्य अपने राज्य के लिए कृषि के लिए यानी अलग कानून बना सकता है, और दूसरा राज्य कोई अलग कानून बना सकता है। तो कृषि भी बेटा क्या है? राज्य सूची में आएगा। सिंचाई किस में आएगा? तो सिंचाई में बेटा किस में आएगा? राज्य सूची। तो कृषि याद रखें तो सिंचाई भी याद रख लें, तो राज्य सूची में आ जाएगा। अब है समवर्ती। समवर्ती सूची में क्या होता है बेटा? दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच टकराव हो जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ही कानून क्या होता है? मान्य होता है, क्योंकि केंद्र ज्यादा ताकतवर है। अब इस सूची में बेटा शिक्षा, अब याद कैसे रखेंगे? तो सबसे याद रखना है पहले कि समवर्ती में कौन आते हैं? दोनों कानून बना लेते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। दोनों, दोनों आ रहा है ना, तो दोनों से रिलेट करना कि दोनों क्या होता है। तो शिक्षा बेटा, शिक्षा याद रखना है कि शिक्षा और खिलना दोनों जरूरी है। तो जैसे ही आप याद रखें शिक्षा और खिलना दोनों जरूरी है, तो समवर्ती। दूसरा वन, ठीक है वन। अब वन याद रखना कि वन में जाना
तो वन में जाना क्यों जाना, तो वन में जाओगे ना, एक तो घूम जाओगे, दूसरी लकड़ी काट के लाओगे, तो दो काम कर लेना, वन में घूम घूम के आओ और लकड़ी काट के लाओ, तो दो दो यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना लेती है। मजदूर संघ, बेटा जो मजदूर आते हैं, मजदूर, ठीक है, मजदूर क्या करते हैं, काम भी करते रहते हैं और साथ साथ में बतराते ही रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, तो दोनों काम कर लेते हैं, ठीक है, काम भी करते हैं और बतराते भी रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, तो दोनों यानी समवर्ती सूची, दोनों कानून बनाएंगे। विवाह, बेटा विवाह की बात करें तो दो व्यक्तियों के साथ होता है, तो ये भी आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। नेक्स्ट है गोद लेना और उत्तराधिकार, और ये गोद लेना उत्तराधिकार, जब भी गोद लेना है यानी माता और पिता दोनों ही तो गोद लेंगे, तो माता पिता उत्तराधिकार यानी गोद लेना और उत्तराधिकार दोनों विषय किस में आ जाएंगे, समवर्ती सूची में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।